हेलो एवरीवन। हमारा जो नेक्स्ट एक्ट है उसका नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो इसमें हम चैप्टर्स कितने पढ़ने वाले हैं, लेट्स सी। चैप्टर्स हमारे होंगे टोटल 5 और जो हमारे जो सेक्शंस होंगे वो होंगे हमारे 37। ठीक है, तो ये हम सेक्शंस पढ़ने वाले हैं। ओके, चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। नहीं, हाँ ठीक है, इसका नाम तो ठीक है हो गया। इसकी एनैक्टमेंट डेट हो गई है 13 सितंबर 2005। और इसका प्रेम्बल यही बोलता है कि हमें मतलब एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ अ वुमन गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जनरल चीज, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका ये वाला ईयर बता दो, तो इसका ईयर ध्यान में रख लो, 56 ईयर ऑफ रिपब्लिक। चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। तो चैप्टर 1 हमारी बात करते हैं प्रिलिमिनरी। तो इसमें हम फर्स्ट सेक्शन तो हमारा यही है कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड कमेंसमेंट की बात कर रहा है। तो ये शॉर्ट टाइटल तो हमारा ये हो गया, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन डोमेस्टिक एक्ट। और एक्सटेंड ये हो गया कि होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। बट अभी एक्सेप्ट ऑफ जम्मू कश्मीर जो भी है, ये सब चीजें लगती नहीं है क्योंकि हमारा 370 हट चुका है। उसके बाद हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन की बात आती है हमारी एग्रीव्ड पर्सन। ठीक है, हम इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस को ही कवर करने वाले हैं। एज वी नो कि ये की रैपिड रिवीजन है, तो रैपिड रिवीजन में हम वही करेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। और अगर डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारी जुडिशियल सक्सेस की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, वहां हमको डिटेल में पढ़ाएंगे। ये रैपिड रिवीजन है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इस चीजों को पढ़ चुके हैं, ताकि उनको इजीली जल्दी जल्दी उनका एक बार और रिवीजन हो पाए। प्लस एक्ट पूरा पढ़ना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा, बिकॉज वी आर नॉट द मेकर ऑफ द क्वेश्चन पेपर। हम वही चीजों को इंक्लूड करते हैं जो हमारे दिमाग में स्ट्राइक होती है कि यहाँ इंपॉर्टेंट है। बट एक बार पूरे एक्ट की रीड मारना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हमारे बैक ऑफ द माइंड में कुछ चीज रह जाती है और वहां पर हम आंसर मार्क कर आते हैं। तो ये 1-2 नंबर का ही वैसे ज्यादातर खेल होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो सेक्शन अगर हम 2 की बात करें तो 2 में बोलता है एग्रीव्ड पर्सन की बात करते हैं। ठीक है, तो एग्रीव्ड पर्सन वो होता है, मतलब वुमेन है ऑब्वियसली यहाँ पर। तो यहाँ पे डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही है रिस्पोंडेंट के साथ। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड जो है वो 18 साल से छोटा बच्चा है, अडॉप्टेड है, स्टेप है, फॉस्टर है, वी डोंट नो। ठीक है, अब बात करते हैं हम डोमेस्टिक रिलेशनशिप के बारे में जो 2F में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप की बात करें तो बोलता है कि कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जिसमें 2 व्यक्ति रह रहे हो, कहाँ पर शेयर हाउस होल्ड में रह रहे हो। अब वो कैसे कैसे शेयर हाउस होल्ड में रह सकते हैं, मैरिज के थ्रू, कॉन्सैग्यूनिटी के थ्रू, रिलेशनशिप थ्रू मैरिज या अडॉप्शन या फैमिली मेंबर्स जो जॉइंट फैमिली में साथ में रह रहे हैं, तो वो सब डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर ही आता है। नेक्स्ट हमें अगर ये क्वेश्चन आ सकता है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप बता दो, तो ये आपको वर्ड याद रहेगा ना, कॉन्सेग्यूनिटी, मैरिज अडॉप्शन, फैमिली मेंबर लिविंग टुगेदर एज जॉइंट फैमिली। तो इतना काफी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट था, ये इसकी इन्फोर्समेंट डेट है। ये इस डेट को इन्फोर्स में आया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट कौन होता है? रिस्पोंडेंट का सबसे पहला इंपॉर्टेंट है अडल्ट मेल मेंबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तो वही है जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रही है, एग्रीव्ड पर्सन वो। अब इसमें से क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं जनरली इस वाले प्रोवाइजो से। ठीक है, कोई भी एग्रीव वाइफ या फीमेल जो उसके साथ एक रिलेशनशिप में रह रही है, जो कि मैरिज का नेचर देता है वो रिलेशनशिप, तो हम उसको भी बोल सकते हैं कि हाँ, कि वो भी एग्रीव पर्सन के अंदर, मतलब उसके अगेंस्ट, रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है, या फिर उसके रिलेटिव के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकती है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जनरली पूछते हैं और हम लोगों को लगता है कि यार ये तो इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, बट ये इंपॉर्टेंट है प्रोवाइजो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 2 की, जो बात करता है डोमेस्टिक वायलेंस को लेके। तो यहाँ पर चैप्टर 2 में सेक्शन 3 है जिसमें हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन के बारे में। तो डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन बहुत जनरल है, मतलब कोई भी अगर हार्म, इंजरी, डेंजर्स हो रहा है, कोई हैरास कर रहे हो, हैरास भी बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, अब्यूजेस की बात करें तो फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल और इकोनॉमिक इमोशनल अब्यूज, इंसल्ट कर रहे हो उसकी, इकोनॉमिकली उसको अब्यूज कर रहे हो, उसको सारे मतलब तुमने उसको डिप्राइव कर दिया है सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज से, अपना जो भी हाउस होल्ड था उसको बेच दिया है, या फिर उसको किसी भी घर में आने से रोक रहे हो। तो ये सारी चीजें हमारी आती है डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन के अंदर। अब हम चैप्टर 3 पढ़ते हैं जिसमें हम प्रोटेक्शन ऑफिसर की
सर्विस प्रोवाइडर्स की या फिर और भी जो ऑथराइज्ड ऑफिसर्स है उनकी ड्यूटीज और उनकी पावर्स की बात करी गई है। तो सेक्शन 4 की अगर बात करें तो सेक्शन 4 बोलता है कि कोई भी पर्सन जिसको ऐसा लग रहा हो कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उसके पास एक रीजन है इस चीज को यकीन करने का कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्शन ऑफिसर को दे सकता है। और अब उसके अगेंस्ट कोई भी लायबिलिटी मतलब सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी अगर उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो एक गुड फेथ में रहकर दी है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूटीज। ड्यूटीज किसकी? पुलिस ऑफिसर की, प्रोटेक्शन ऑफिसर की, सर्विस प्रोवाइडर की या मजिस्ट्रेट की। इन सब की ड्यूटी क्या होती है? अब इनके पास इनको एक कंप्लेंट रिसीव हुई कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या इनकी प्रेजेंस में हुआ है, तो इनकी अब ड्यूटी होती है कि उसको बताओ कि तुम्हारे पास रिलीफ क्या क्या है, कि तुम प्रोटेक्शन ऑर्डर मंगवा सकती हो, तुम मॉनिटरी रिलीफ कर ले सकती हो, तुम कस्टडी ऑर्डर्स करवा सकती हो, तुम रेसिडेंस ऑर्डर करवा सकती हो, तुम कॉम्पनसेशन के ऑर्डर्स करवा सकती हो। ये सारी चीजें उसको बताने की इनकी ड्यूटी है। सर्विस प्रोवाइडर्स की अवेलेबिलिटी कराना भी इनकी ड्यूटी है, प्रोटेक्शन ऑफिस की अवेलेबिलिटी कराना भी इनकी ड्यूटी है, देखना है कि उसको लीगल एड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 498A के अंदर भी कर सकती हो कंप्लेन, ऐसा बताना भी उनकी ड्यूटी है। सेक्शन 6 में बात करते हैं कि शेल्टर होम की ड्यूटी क्या होती है। शेल्टर होम की ड्यूटी यही होती है कि कोई एग्रीव्ड वुमन या प्रोटेक्शन ऑफिसर उसको वहां पे लेकर गया हो या सर्विस प्रोवाइडर उसको वहां पे लेकर गया हो तो उसको शेल्टर होम में रखना पड़ेगा। सेम ये जो होती है वो मेडिकल फैसिलिटीज, इनकी भी यही ड्यूटी होती है। अब हम बात करते हैं, हमने इतना बड़ा प्रोटेक्शन ऑफिसर, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है? प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करता है हमारा यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन आता है सेक्शन 8, ठीक है। अब बात करते हैं कि वो वुमेन होनी चाहिए, जहां तक पॉसिबल हो जाए हमें प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या चाहिए? वुमेन ही चाहिए भाई। ठीक है, अब सेक्शन 9 की बात करते हैं तो सेक्शन 9 में हम ड्यूटीज एंड फंक्शंस बता देते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर के अलग से हटके कि इनकी ड्यूटीज क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डीआईआर रिपोर्ट। देखो यहाँ पर एक जो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, हम बात करेंगे डीआईआर रिपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। तो जो होता है ये प्रोटेक्शन ऑफिसर ये डीआईआर रिपोर्ट बनाता है, उसके बाद ये मजिस्ट्रेट को देता है। ठीक है, उसके बाद उसका ये भी काम होता है कि अगर कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर उसको निकलवाना है किसी भी एग्रीव्ड वुमेन के फेवर में, तो उसकी एप्लीकेशन भी यही फाइल करता है। फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर ये देखेगा कि यार उसको लीगल, वही कॉमन है, लीगल एड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, शेल्टर होम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मेडिकली उसको एग्जामिन करा है कि नहीं करा। हाँ, और सेक्शन 20 हम आगे आगे पढ़ने वाले, सेक्शन 20 का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी प्रोटेक्शन ऑफिसर देखता है। ठीक है, ये तो प्रोटेक्शन ऑफिसर की हो गई जनरल। अब सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो मैंने ऊपर हाईलाइटेड किया हुआ है कि सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो करेंगे वॉलंटरी, मतलब ये एनजीओ की बात कर रहा है जो एसआरए के अंदर रजिस्टर्ड हो या कोई कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंडर में हो, उन सबको सर्विस प्रोवाइडर की बात करा जाएगा, जो कि इसी से रिलेटेड काम करती हो। ठीक है, इसको काम क्या करना है, उसकी पावर क्या होती है? वो डीआईए रिपोर्ट को रिकॉर्ड कर सकती है। ठीक है, एग्रीव पर्सन को मेडिकली एग्जामिन करवा सकती है, शेल्टर होम प्रोवाइड करा सकती है, और अगर ये सारी चीजें वो गुड फेथ के अंदर कर रही है ना, तो उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोसीडिंग सूट जो भी है वो से चीजें नहीं इनिशिएट हो पाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये बहुत जनरल है। ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट क्या हो सकती है? एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह। चैप्टर 4 की बात करें तो चैप्टर 4 बात करते हैं कि प्रोसीजर। अब बताओ, अब हम सब चीजें बता दी है, बट प्रोसीजर तो बताओ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, मतलब कंप्लेन करने का। तो फिर अब बात आती है कि एग्रीव पर्सन या प्रोटेक्शन ऑफिसर या कोई ऐसा पर्सन एग्रीव पर्सन के बिहाफ में मजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर सकता है। नॉर्मल है, कंप्लेन फाइल कर दी। ठीक है, मजिस्ट्रेट भी क्या देखेगा? डीआईआर रिपोर्ट देख लेगा, अगर उसके पास कोई और होगी तो मतलब कंसिडर कर लेगा। ठीक है, रिलीफ दे देगा, कॉम्पनसेशन वॉम्पनसेशन सब पहले क्या मिला है, पहले जो भी मिला है वगैरह वगैरह सबको कंसिडरेशन में लेते हुए जो डेट ऑफ हियरिंग फिक्स करते हैं ना, यहाँ से देखो ये तो इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है कि यहाँ पे आ गए हमारे नंबर्स। तो डेट ऑफ हियरिंग जो फिक्स करता है ना, वो 3 दिन के बियॉन्ड फिक्स नहीं करेगा। ठीक है, और जितनी भी एप्लीकेशन है ना, इसको डिस्पोज ऑफ करना है 60 दिन के अंदर अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वही है, फास्ट ट्रायल वगैरह करना है ताकि इजीली उनको रिलीफ मिल पाए और ज्यादा हार्डशिप ना फॉलो करनी हो। अब ये सर्विस ऑफ नोटिस ये जनरली हम रिस्पोंडेंट को भेजते हैं। ठीक है, तो रिस्पोंडेंट को मतलब जो भी भेजना होगा वो 2 दिन के अंदर अंदर ही भेजना पड़ेगा। मैक्सिमम पीरियड दिया हुआ है 2 पीरियड का। ठीक है, उसके बाद हम काउंसलिंग की बात करते हैं। वही बीच में अगर कुछ सुलह हो जाए, अगर ऐसा है तो जो नेक्स्ट, अब क्या कर देगा? पोस्टपोन कर देगा मजिस्ट्रेट, काउंसलिंग चल रही है, जो नेक्स्ट डेट देगा ना, वो 2 मंथ के बाद की नहीं दे सकता, 2 मंथ के अंदर ही अंदर की देनी पड़ेगी उसको। ठीक है, 2 दिन नहीं, यहाँ पे 2 मंथ की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद वही होता है कि हाँ, अगर उनको वेलफेयर एक्सपर्ट की जरूरत है, किसी एक्सपर्ट की जरूरत है कौन सी किसी भी चीज के अंदर, तो वो कैन कैमरा हो जाए, अच्छी बात है, इन कैमरा ही होनी चाहिए। उसके बाद
राइट टू रिसाइड इन शेयर हाउस होल्ड, उसका पूरा राइट है शेयर हाउस होल्ड में रहने का, भले ही उसका इंडिविजुअल कोई राइट उस पर उत्पन्न होता है कि नहीं होता है इससे मतलब नहीं है, वो उसकी वाइफ है, उसका पूरा पूरा राइट हो गया वहां पर उनके साथ रहने का। अब यहाँ से बात करते हैं, अब हम कुछ ऑर्डर्स की बात करेंगे जो वो ऑर्डर्स उसके फेवर में निकल सकते हैं। एक होता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है प्रोटेक्शन ऑर्डर। मजिस्ट्रेट को लगता है प्राइमा फेसाई कि हाँ भाई डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, हो सकता है, तो वो एक प्रोटेक्शन ऑर्डर फेवर ऑफ किसके, एग्री वुमेन के फेवर में निकाल देगा। वो बोलेगा कि उसको रोक देगा कि तुम डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करोगे, कोई एड या बेट नहीं करोगे, उसके घर में नहीं घुसोगे, अपने एसेट्स को बेचोगे नहीं, और उसकी कोई भी डिपेंडेंट के साथ वायलेंस नहीं करोगे। ये सारी चीजों पर ये प्रोटेक्शन ऑर्डर निकालती है मजिस्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद एक रेसिडेंस ऑर्डर भी दिलवाती है। रेसिडेंट ऑर्डर बोलती है कि यार रिस्पोंडेंट को बोलेगी कि तुम घर नहीं बेच सकते हो, उसके बाद घर डिस्पोजिंग मतलब रिस्पॉन्ड वो मतलब वो बोलेगी कि तुम डिस्पोजेस नहीं कर सकते हो उसको, डिस्पोजेस नहीं कर सकते हो उसको, बोलेगी कि तुम अपने आप को वहां से रिमूव करवा दो, और वही है कि तुम एलिनेट नहीं कर सकते हो प्रॉपर्टी को, उसका अपने खुद के राइट्स को रिनाउंस नहीं कर सकते हो। कोई क्या क्या करता है कि ठीक है मैं अपने राइट्स रिनाउंस कर देता हूँ मेरे जॉइंट फैमिली में, तो वो भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब एक और बात है, ये जो बी है ना रिमूव करने को बोल रहा है कि तुम उस घर से चले जाओ, तो ये किसी एक फीमेल पे एप्लीकेबल नहीं होती अगर वहां पे कोई फीमेल रह रही हो तो। ठीक है, उसके बाद बॉन्ड भरवा लेते हैं इससे कि तो भाई तुम पहले बॉन्ड भरो कि तुम ऐसा कुछ काम नहीं करो, जितना भी स्त्रीधन लिया होगा ना स्त्रीधन वगैरह सब वापस करवा देंगे इसी ऑर्डर के अंदर। उसके बाद मॉनेटरी रिलीफ भी दी जाती है। मॉनेटरी रिलीफ के फैक्टर्स क्या होते हैं कि उसको कितनी लॉस ऑफ अर्निंग हुई है, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस कितने थे, उसका कुछ भी और डिस्ट्रक्शन वगैरह डैमेज वगैरह हुआ हो। और जो ये मॉनेटरी रिलीफ देते हैं ना, हमें 125 के एडिशन में देते हैं। ठीक है, एडिशन में देते हैं, चाइल्ड वाइल्ड की बात है ना, ये सब यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, द मेंटेनेंस ऑफ द एग्रीड पर्सन एज वेल एज द चिल्ड्रन। ठीक है, अगर मेड अंडर मतलब ये सारी चीजें हम एडिशन में दे रहे हैं 125 के एडिशन में। ठीक है, एडिक्वेट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, टाइम टू टाइम बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि महंगाई एज वी नो बढ़ रही है। उसके बाद लमसम भी दे सकते हो या मंथली पेमेंट भी दे सकते हो, ये जो भी मजिस्ट्रेट का है, या फिर किसी ने अगर इस पे एप्लीकेशन मांगी हो, या फिर दोनों पार्टीज जैसा भी उनकी आपस में डिसाइड किया हो। उसके बाद अगर वो फेल होता है तो हम एम्प्लॉयर को बोल सकते हैं डायरेक्टली कि उसकी डिबिट कर दो वेजेस और हमें दे दो, ये भी एक ऑप्शन होता है। अब एक होता है कस्टडी ऑर्डर का। कस्टडी ऑर्डर जनरली किसका होता है, चाइल्ड का कस्टडी ऑर्डर होता है, वुमेन को दे देते हैं और बोल देते हैं कि ठीक है टाइम टाइम पे तुम उसको इससे मिलने दोगी। बट उसके बाद प्रोवाइजो ये बताया जाता है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि सही नहीं है रिस्पोंडेंट का उसके बच्चों से मिलना, तो वो बिल्कुल कैंसिल करवा देगा मिलना। ठीक है, अब हम बात करते हैं 22। ठीक है, 22 क्या बोलता है, कॉम्पनसेशन ऑर्डर। ये जितने भी हमने ऑर्डर्स पढ़े ना ऊपर, प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेसिडेंस ऑर्डर, मॉनिटरी रिलीफ, कस्टडी ऑर्डर, उसके एडिशन में हम कॉम्पनसेशन ऑर्डर भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पावर दी गई है मजिस्ट्रेट की कि वो इंटरिम भी कोई भी रिलीफ दे सकता है या एक्सपार्टे ऑर्डर्स भी पास कर सकता है। ठीक है, अब वो ये है कि कॉपीज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगा। उसके बाद ड्यूरेशन क्या होती है, हमने जितने भी ऑर्डर्स पढ़े उनकी ड्यूरेशन क्या होगी। अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात करें तो जब तक एग्रीव्ड पर्सन नहीं बोलता कि हाँ ठीक है आप हटा दो, तब तक हम प्रोटेक्शन ऑर्डर को हाथ भी नहीं लगाएंगे। बाकी सारे ऑर्डर्स जितने भी हैं वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब बात होती है आपने दूसरे कोर्ट के अंदर कोई रिलीफ के लिए कुछ कंप्लेंट फाइल की है, एप्लीकेशन फाइल करी है, मतलब सिविल कोर्ट के अंदर, फैमिली कोर्ट के अंदर, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर। ठीक है, और वहां पर अगर आपको कुछ रिलीफ मिल जाती है तो आप बाउंड हो यहाँ पर मजिस्ट्रेट को बताने के लिए कि मेरे को ऐसी ऐसी रिलीफ मिल गई है। ठीक है, अब जुरिस्डिक्शन की बात करें तो जुरिस्डिक्शन जो है वो दो ही को दिया हुआ है, दैट इज जेएमएफसी और मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, उसके बाद अब प्लेसेस बता दी गई हैं यहाँ पे। जनरली पता है क्या होता है, अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट केस भी फाइल करते हैं ना, तो बहुत बार तो ना जुरिस्डिक्शन पर ही ये लोग इसको हटा देते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से देख लो जुरिस्डिक्शन क्या क्या है। जो भी एग्रीड पर्सन है उसने परमानेंटली कोई जगह ली हो या टेम्पररी कोई जगह ली हो, या फिर वो कहीं पे बिजनेस कर रही हो या फिर कहीं पे एम्प्लॉयमेंट हो, सेम रिस्पोंडेंट कहीं रह रहा हो, बिजनेस कर रहा हो या एम्प्लॉयमेंट हो, या फिर जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। ठीक है, और ये जो भी ऑर्डर होगा ना वो थ्रू आउट कहीं पे भी इंडिया में इन्फोर्सिएबल करवा पाएंगे। प्रोसीजर तो भी हम इससे नहीं पढ़ रहे हैं। अपील की बात करते हैं। अपील जो है कोर्ट ऑफ सेशन में होती है। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन में हमारी अपील होगी, जो भी मतलब एग्रीव्ड होगा ऑर्डर से वो कोर्ट ऑफ सेशन में अपील कर पाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, 30 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर बना है, 30 दिन के अंदर अंदर। आप चैप्टर 5 पढ़ते हैं, मिसलेनियस। ठीक है, जितने भी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स है वगैरह उनको हमने मान लिया है यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कोई भी पेनाल्टी कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, कोई भी प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच कर रहा है, प्रोटेक्शन ऑर्डर 18
ठीक है, कोई ब्रीच कर रहा है तो हम उसको 1 साल की सजा या फाइन दिला दो 20,000 रुपए का। ठीक है, 20K का 1000 बना दो। अब कॉग्निजेंस की बात होती है तो कॉग्निजेंस क्या है, इसका जो भी है कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन बिलेबल ऑफेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला भी पॉइंट आता है, बेसिकली पूछा जाता है ये पॉइंट 2 कि सोल टेस्टिमनी पे होता है क्या। तो अगर हम बता देंगे हाँ 31 का कोई ब्रीच कर रहा है, तो अगर जिसके अगेंस्ट में ब्रीच हुआ है अगर वो सोल टेस्टिमनी दे रहा है कि नहीं हुआ है प्रोटेक्शन ऑर्डर का कंप्लायंस, तो वो काफी होता है। अब प्रोटेक्शन ऑफिसर ही अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर का सही से काम नहीं कर पा रहा है तो उसकी भी सेम ही पनिशमेंट होगी। ठीक है, बट इसमें एक ग्लिच है कि आपको सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, अब वही प्रोटेक्शन ऑफिसर गुड फेथ में काम कर रहा है तो कोई लायबिलिटी नहीं है। अब जो रूल्स हैं वो हमारे बनाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये इसका इतना ही था, इतना ही पढ़ने वाली चीज थी इस एक्ट के अंदर, जो हमने पूरा बेसिक पढ़ लिया है। चैप्टर 5 सेक्शन 37 हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो पढ़ते हैं इसका शॉर्ट टाइटल, फिर हमने डेफिनेशन इंपॉर्टेंट कवर कर ली है इसके अंदर। उसके बाद हमने डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन कवर कर ली है। उसके बाद हम बात करते हैं ये ड्यूटीज वगैरह की, पावर्स वगैरह की। तो जो भी है इंफॉर्मेशन देने जो देगा पर्सन, उसकी कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी अगर उसने गुड फेथ में दिया होगा प्रोटेक्शन ऑफिसर को। उसके बाद इन लोगों की ड्यूटी क्या होती है, जनरली शेल्टर होम की क्या होती है, मेडिकल वगैरह की। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट 8 में करा देते हैं, 9 में उसकी हम ड्यूटी बता देते हैं, 10 में हम सर्विस प्रोवाइडर की ड्यूटी बता देते हैं। उसके बाद 11th में हम गवर्नमेंट की ड्यूटी बता देते हैं। उसके बाद अब प्रोसीजर बता देते हैं कि मजिस्ट्रेट पे कैसे एप्लीकेबल होगा, कौन कौन कर सकता है वो करवा देते हैं। दिन की बात कर ली है, नोटिस की बात कर ली है 13 में, 14 में काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, 15 में हम एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं, तो 16 में कैमरे के अंदर करा लो। 18 से हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑर्डर, 19 हमारा है रेसिडेंस ऑर्डर, 20 हमारा है मॉनिटरी रिलीफ का, और 21 हमारा है कस्टडी ऑर्डर का। 22 में हम बात करते हैं कॉम्पनसेशन ऑर्डर जो सबकी एडिशन में बात करता है। उसके बाद 23 में बोलते हैं कि यार देखो इंटरिम और एक्सपार्टे ऑर्डर भी दे सकती है, फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉपी दिलवा रहे हो, ड्यूरेशन बता रहे हो, सबका ड्यूरेशन तो मतलब फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। पर जो प्रोटेक्शन ऑर्डर है उसके लिए एग्रीव पर्सन जब तक अप्लाई नहीं करेगा तब तक हम उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते। उसके बाद 26 में बोला गया अगर आपको कहीं और रिलीफ मिल गई हो तो आप बाउंड है इस कोर्ट को बताने, इस मजिस्ट्रेट को बताने के लिए कि देखो मेरे को यहाँ भी ऐसी रिलीफ मिल चुकी है। जुरिस्डिक्शन में 2 कोर्ट्स को मेंशन किया गया है, प्लेस बता दिया गया है। 29 में अपील बता दिया गई है, कोर्ट ऑफ सेशन 30 दिन के अंदर। पब्लिक सर्वेंट बता दिया गया है 31 के अंदर। 31 में बता दिया गया है प्रोटेक्शन ऑर्डर को ब्रीच करोगे तो 1 साल 20,000 की सजा है। कॉग्निजेंस बता दिया गया कॉग्निजेबल है, नॉन वेलेबल है। 33 में बता दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफिसर करता है तो उसकी भी सजा है, उसको सेम सजा है। बट 34 में बोलता है कि आपको पहले स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन लेनी पड़ेगी। वही ये गुड फेथ में कर रहा है तो नहीं होगा। 35 में 37 बोलता है कि जो रूल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। तो इस एक्ट के अंदर सिर्फ इतना ही था। अगर ये आप अच्छे से इसको बार बार रिवाइज करें, इसको बार बार पढ़े, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा क्योंकि मैंने सारे एस्पेक्ट्स में कवर करवा दिए हैं। नेक्स्ट हम एक्ट लेकर आएंगे, नेक्स्ट जो हम एक्ट लेकर आएंगे उसको भी मैं इसी डिटेल में बात करूंगी, और आप वो भी अच्छे से पढ़ेंगे। और मुझे लगता है कि आपको ये वाला भी सेगमेंट जो हमने कवर किया है वो आपको पसंद आएगा। और अगर आपको ऐसी ही डेली क्लासेस और अच्छा डीपली और अच्छा मतलब ब्रीफ में नहीं पढ़ के और ज्यादा आराम से एक एक सेक्शन को पढ़ना है तो आप हमारी जुडिशरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम एक्चुअली में बहुत ही स्लो स्लो मतलब समझाते समझाते जब तक आपको समझ नहीं आ जाता, आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते, तब तक हम आपको पढ़ाएंगे। तो आई होप यू लाइक इट। और आप दूसरे एक्ट को अब हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।